गर्चे ये बात तो वेल नोन है कि बाइपेडलिज्म की वजह से बैक के प्रॉब्लम होते हैं और इस पर मुतअद्दिद बार लिखा भी जा चुका है, हमने भी बात की है। लेकिन इस पेपर के अंदर जो एक इंटरप्रिटेशन इमर्ज कर रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत देर पहले गालिब के चैनल पे ये बात हुई थी, लेकिन इस अंदाज में ये जिस अंदाज में इस रिजल्ट को इंटरप्रेट होना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले इस बात को समझें कि इसमें जब मोमो ने एक्सप्लेन किया था, तो मोमो ने ये बताया था कि वो लोग, वो इंसान जो कि डिस्क हर्निएशन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब डिस्क हर्निएशन क्या है? हमने कई दफ़ा डिस्कस की है, एक बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस चीज़ है जिसको आप आम अल्फाज में स्लिप डिस्क कह देते हैं। स्लिप डिस्क होती ये है कि जो डिस्क है, जो आपके मोहरे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के हर 2 मोहरों के दरमियान एक सॉफ्ट टिश्यू, उसको डिस्क बोलते हैं। उसका एक आउटर रिंग होता है जिसको एन्युलस बोलते हैं और उस रिंग के सेंटर में एक बड़ी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट सी जेली होती है। वो 2 मोहरों के दरमियान, 2 वर्टिब्रा के दरमियान वो समझे एक कुशन है। स्लिप डिस्क आम तौर पे इसको कहते हैं कि अगर तो उसके इर्द-गिर्द जो वो एन्युलस है, वो अगर टियर हो जाए, तो वो सेंटर के अंदर जो जेली है वो बाहर की तरफ ooze करने लगती है। जब वो बाहर की तरफ ooze करने लगती है, तो वो साथ ही से एक स्पाइनल कॉर्ड आपकी गुजर रही है जो एक केबल है, समझे कि एक तारों का गुच्छा है जो कि दिमाग से बाकी बॉडी की तरफ जा रहा है और हर लेवल पर वो ब्रांच आउट होकर कुछ नर्व्स जो हैं वो चली जाती हैं। तो अगर जिस लेवल पर की डिस्क में ये प्रोट्रूजन हुई है और वो सॉफ्ट जेली वाला पार्ट है वो प्रोट्रूड करके अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को हिट करना शुरू कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल पर ऐसा हुआ है उसके मुताबिक आपके सिम्पटम्स आपके पास आते हैं। आपको पेन महसूस हो सकता है, आपको टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, आपको नमनेस हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में अगर नमनेस हो और बहुत देर तक ये नर्व कंप्रेस्ड रहे, जिसको नर्व कंप्रेशन बोलते हैं, तो वो नर्व परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। इस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। खास तौर पर जो आपकी जो बैक है, उसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो लोअर बैक है, उसको लंबार रीजन कहा जाता है। सबसे ज्यादा मसले ह्यूमंस में लोअर बैक लंबार रीजन की डिस्क्स में आते हैं और ये बात वैसे तो बहुत अरसे से पता है क्योंकि वहां पर एक अजीब सा कर्व है और इम्बैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो डिस्क जब वो टीयर अपार्ट करती है तो उसका उस तरफ जाकर ऊज आउट करके स्पाइनल कॉर्ड को के साथ उसके उसका जो इंटरेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी उस जगह पर ज्यादा है क्योंकि वहां पर ऐसे कर्व है और ऐसे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो ये बात तो बड़े अरसे से होती है कि भाई जाहिर बात है कि वो आपको वो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो शेप है, वो हॉरिजॉन्टल रहने के लिए ज़मीन के प्लेन को पैरेलल रहने के लिए इवॉल्व की है हिस्टोरिकली। तो जब वो आप 2 यानी कि बाइपेडलिज्म की तरफ आते हैं, तो वो इम्बैलेंस फोर्सेस ज़्यादा एक्सेंचुएट होकर सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बाहर-बाहर से ये बात बहुत अरसे से हमें पता है, हम कई दफ़ा कर चुके हैं। ये एनालिसिस उन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ लेवल के जो मोहरे हैं, जो वर्टेब्रल बोन्स हैं, उनकी शेप का एनालिसिस किया। मसलन यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, अगर आप टॉप व्यू उसका लें मोहरे का, तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको एक L1 लेवल का मेरे ख्याल से दिखाया जा रहा है। L1 जो है वो लंबार रीजन का पहला मोहरा है। आपने देखा होगा अगर जिन लोगों को इससे वाक़फ़ियत है कि इस तरीके से जो थोरैसिक वाला ऊपर वाला पार्ट है, उसकी जो मोहरे हैं उनको T1, T2, T3, T4, T12 तक डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से जो लंबार रीजन है बस नंबरिंग उनकी की हुई है L1, L2, L3, L4, L5 तक किया जाता है, फिर नीचे सैक्रल है, फिर S1, S2। डिस्क ज़ाहिर बात है चूँकि 2 मोहरों के दरमियान होती है, तो मैं इसी तरीके से अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाएँ, ऑर्थोपेडिक के पास या न्यूरो के पास अगर किसी को ऐसा मामला होगा, तो वो बताएगा कि जी आपकी L5-S1 डिस्क के अंदर मसला है। क्योंकि 2 मोहरों के दरमियान है, इस वजह से ऊपर वाला और नीचे वाला मोहरे का न वो आपको आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इन दोनों के दरमियान वाली डिस्क है।
खैर बहरहाल ये L1 का वो वैसे आपको दिखा रहे हैं, तो इन्होंने जिस तरीके से मोमो ने बताया कि इन्होंने ह्यूमंस की उस पॉपुलेशन में जिनको डिस्क के मामलात की शिकायत रहती है और वो जो कि सिम्पटम्स फ्री रहते हैं थ्रू आउट फॉर प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, मेरे ख्याल से मोमो स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। जी, मैं आपको वर्टेब्रा दिखाना चाहती थी हाँ अगर जी, दिखाएँ, दिखाएँ, वो दिखाएँ। ताकि उनको समझ में आ जाए कि क्या जी, जी। जी, 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 अ, दिखाएँ, दिखाएँ, बल्कि दिखाएँ। तो खैर उतनी देर मैं बात करता हूँ जितनी देर, बल्कि अगर बैक का मुफ्त वो आ भी जाए, लेवल्स भी पता लग जाए, हम किन लेवल्स की बात कर रहे हैं, L1, L2। ये जी, 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 जी। ज़रा इसको आप ये देखिए कि डिफरेंट व्यूज़ हैं यहाँ पर। ये मैं बात कर रहा था कि आपकी अ, ऊपर से जो गर्दन का रीजन है, उसको सर्विकल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है? जो ऊपर वाला पार्ट है। फिर थोरैसिक पार्ट आता है, तो उसकी T1 से लेकर T12 उसके 12 मोहरे हैं, और जो लंबार पार्ट है, उसके L5 तक हैं, और फिर वो सैक्रम है और उसकी 5 क्या कहते हैं मोहरे। ठीक है? इनमें से कुछ फ्यूज़ भी हो चुके हुए हैं। खैर, तो वो ये बात हो रही है कि जो आपको ये जो सारे व्यूज़ में जो 2 हड्डियों के दरमियान एक पतला-सा यहाँ पर व्हाइटिश सा एक बैंड नज़र आ रहा है, वो साइड व्यू में डिस्क है, इस तस्वीर में। वो हुँ, डिस्क का एन्युलस है। अगर आप डिस्क के एन्युलस को भी, अगर हम गूगल करके बाकी हमारी जनरल ऑडियंस के लिए एक डिस्क की भी तस्वीर दिखा दें, हुँ। उसमें एन्युलस और दरमियान वाला जो उसका जेली वाला सॉफ्ट पार्ट है, वो नज़र आ जाएगा फिर। तो वो भी पता लग जाएगा। खैर, उन्होंने इस मोहरे की शेप का एनालिसिस किया उस पेपर में, उस स्टडी में, कि वो ह्यूमन्स जिनको डिस्क की प्रॉब्लम की शिकायत रहती है और वो जो कि सिम्पटम्स फ्री रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो उन्हें एक तो ये पता लगा कि दोनों की शेप में वाज़ेह फ़र्क है। उन्होंने ख़ास पॉइंट्स में ख़ास फीचर्स, वो अभी-अभी आपको पेपर में भी दिखा देंगे वो क्या फीचर्स हैं। उन्होंने ये जो मोमो अभी स्लाइड दिखा रही थी, उन्होंने ये स्टैंडर्ड लैंडमार्क पॉइंट्स डिफाइन किए हर वर्टेब्रा के ऊपर, और उनकी कोरेस्पोंडिंग ये मैं अ, एन्युलस दिखा रही थी इनको कि ये डॉ डिस्क सॉफ्ट जो हाँ आप जी। जी, जी, जी। ये डिस्क साइड से आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, जिसको वो लैटरल व्यू कह रहे हैं। अगर मैं उसको ऊपर से देखूँगा तो उसका ये टॉप व्यू नज़र आएगा, तो समझें कि ये जो एन्युलस पार्ट है, एन्युलर रीजन जिसको वो एन्युलस फाइब्रोसिस कह रहे हैं, वो आपका टिश्यू है जिसने पैक कर रखा हुआ है इस सॉफ्ट वाली जेल टाइप पार्ट को, जो कि ये न्यूक्लियस पल्पोसस कहला रहा है। दरअसल एन्युलर पार्ट में जब टियर आता है, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। आप समझें कि एक रबरी मटेरियल को टाइट बैंड ने पकड़ के रखा हुआ। ज़रा टेंशन जब कम होगी इस एन्युलस में, वो पुश करेगा रबरी मटेरियल, ठीक है? तो उससे वो पुश होगी साइड, तो आपको लगेगा जैसे डिस्क स्लिप कर रही है। स्लिप डिस्क टेक्निकली एक गलत टर्मिनोलॉजी, एक आर्काइक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अभी भी इस्तेमाल होती है। आपको लगेगा कि डिस्क स्लिप कर गई है, हिल डिस्प्लेस कर गई है। वो डिस्प्लेस नहीं कर रही होती, वो एक ये इलास्टिक किस्म का ये रबरी मटेरियल जब वो कमजोर होने लगता है, एनुलस उसको पुश करता है, तो वो वाला पार्ट बाहर प्रोट्रूड करने लगता है। सो मच सो, एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि थ्रू आउट अगर टीयर हो जाए एनुलस, तो ये जो आपका जेल नुमा जो रबरी मटेरियल है, ये बाहर निकल के ऊज करने लगता है और प्रोट्रूड करने लगता है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो करने अब ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, जिसको इंटरवर्टेब्रल फोरामेन कहते हैं, अगर आप ऊपर से देखें, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुज़र रही है, ठीक है जी? तो यही चीज़ है जो ऊपर वो सर पे जा रही थी। आई थिंक मोमो ने और नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने भी सुबह दिखाया था कि क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी वो बाइपेडल हैं, क्योंकि वो ये वाली चीज़ थोड़ी-सी डिस्प्लेस नज़र आती है। दिमाग के साथ जो कनेक्शन हो रही है, दिमाग के साथ जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के साथ जाके कनेक्ट हो रही है। खैर, अब मेरे ख्याल से सारों को पता ही होगा, बड़ी बेसिक बातें ये, लेकिन हुँ, जिनको नहीं पता था कि डिस्क क्या चीज़ है, वर्टेब्रा क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से उनको पता लग गया होगा। कमिंग बैक टू द पेपर, टू द स्टडी, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया, उसी फिगर पे चली जाएँ जो जिसकी आपने स्लाइड बनाई थी, अगर आप जा सकें। हाँ जी। तो उन्होंने ये लैंडमार्क पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, जिससे
स्टैंडर्डाइज किया कि कैसे शेप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी वर्टेब्रा को, ठीक है? तो यानी अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी शेप का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शेप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि उसकी बाउंड्री के ऊपर है, कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। तो आप एक कॉमन कोऑर्डिनेट्स पे उन पॉइंट्स को रख के तो फिर कंपेयर कर सकते हैं कि शेप की वेरिएशन क्या है। रिजल्ट ये निकला कि जो ह्यूमन्स जिनको इसकी प्रॉब्लम डिस्क हर्निएशन की डिस्क वाला मामला रहता है, उनकी शेप मुख्तलिफ है उन ह्यूमन से जो कि सिम्पटम्स फ्री रहते हैं। पहली बात तो ये है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी जो शेप है, वो किनसे मिलती है? वो वर्टेब्रा की शेप जो कि चिंपैंज़ीज़ की है, उनसे मिलती है। ये स्टडी रिमार्केबल इस वजह से है क्योंकि ये बयान कर रही है, ये साबित कर रही है इसके रिजल्ट्स कि इंसानों में ही एक ग्रोह ऐसा है जो इन खुसूसियात के मुताबिक अपनी वर्टेब्रा की शेप की खुसूसियात के मुताबिक बाकी इंसानों के मुकाबले में चिंपैंजी के ज्यादा करीब है। ये इंपॉर्टेंट इसकी फाइंडिंग है दोबारा से कि इंसानों में ही एक ऐसा सब ग्रुप है जिसकी वर्टेब्रल शेप बाकी इंसानों की बजाय चिंपैंजी से ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब ये आपको एविडेंस किस चीज का देता है? अब इस पे आपने खुद सवाल करना है कि ऐसा क्या मामला है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो चंद खुसूसियात की बेसिस पर या एटलीस्ट इस खासियत की बेसिस पर जिनका ज्यादा करीबी जो ताल्लुक है वो चिंपैंजी से बनता है। ठीक है जी, इस बात को आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में भी वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है और ह्यूमंस ने भी बाइपेडलिज्म के रिस्पॉन्स में इवॉल्व किया है और वो ह्यूमंस जिनको ये सिम्टम्स नहीं हो रहे, वो बाइपेडलिज्म के बाद उन्होंने ऐसे ह्यूमंस जिनके अंदर ये डिफरेंट शेप थी, उनको एडवांटेज मिलना शुरू हुई और वो उनकी जीन्स ज्यादा फैल रही हैं। तो ह्यूमंस के अंदर भी एक सेगमेंट ऐसा इवॉल्व किया है जो कि चिंपैंजीज की शेप से मुख्तलिफ है। लेकिन अभी भी इंसानों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वर्टेब्रल कॉलम ज्यादा चिंपैंजीज से मिलता है। इंसानों की बनिस्बत, दूसरे इंसानों की बनिस्बत। मैं बार-बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो अगर हम जाएँ कंक्लूजन्स पे, मैंने एक्सप्लेन तो सारा कर दिया लेकिन इन कंक्लूजन्स देखें कि वो क्या बात यहाँ पर बहरहाल वो क्लस्टर कर रहे हैं उन शेप्स को, कोऑर्डिनेट्स को। खैर, कंक्लूजन्स ज़रा पढ़ें। इसको ज़रा हम ज़ूम कर सकते हैं, मोमो थोड़ा-सा? अ, या इसको आप ही ज़ूम पढ़ दें? अच्छा चलें, म मैं चलें मैं ही अब मुझे नज़र आ रहा हाँ जी। वो कह आपको रहे नज़र हैं आ कि रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आवर स्टडी सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट vertebral disc herniation preferentially affects individuals with vertebra that are towards the ancestral end of the range of shape variation within Homo sapiens and therefore are less well adapted to bipedalism. बहुत छोटा फॉन्ट है लेकिन पढ़ा गया। अच्छा देखें, क्या है कि वो ये बता रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं, किस चीज के साथ अलाइन है कि जो वर्टेब्रल डिस्क हर्निएशन है वो दरअसल उन लोगों पे असर करती है जिनकी वर्टेब्रा की शेप ज्यादा उस रेंज ऑफ वेरिएशन में है जो कि एंसेस्ट्रल शेप थी और नॉट इम्प्लाइंग कि चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने भी किसी एंसेस्टर से ही वो इनहेरिट की हुई है जो कॉमन एंसेस्ट्रल शेप थी और होमो सेपियंस के अंदर अभी भी वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। देखें जी, यानी कि with vertebra that are towards the ancestral end of the range of shape variation within Homo sapiens, यानी Homo sapiens के अंदर भी अभी वेरिएशन है and therefore they are less well adapted for bipedalism. क्या कह रहे हैं वो कि वो बाकी सारी उसकी उन्होंने बताया कि as predicted by the hypothesis we identified a relationship between the shape of the last thoracic and first lumbar vertebra and locomotion in humans, यानी thoracic की आखिरी यानी 12वीं T12 और L1 के साथ उन्होंने बात की और क्या कहते हैं कि वो किससे relationship between the shape of the last thoracic and first lumbar vertebra and locomotion in humans, chimpanzee and orangutans, and we found that human vertebra with signs of vertical intervertebral disc herniation
are indistinguishable from those of chimpanzees. यानी जिनको ये साइंस हैं वर्टिकल इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर्निएशन जिनको प्रॉब्लम है, वो उनके वर्टेब्रा की शेप इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम चिंपैंजीज एंड क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ह्यूमंस। ये बात है। तो अब इससे ज्यादा आपको क्या एविडेंस मिल सकता है कि ह्यूमंस के अंदर अभी भी वेरिएशन मौजूद है और कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो ज्यादा चिंपैंजी से मिलती हैं बनिस्बत बाकी इंसानों के। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक रिमार्केबल रिजल्ट है इस स्टडी का। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और हो सकता है ये जिनको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं वो इतना ब्रीड कर भी ना सकें, तो जो लोग हेल्दी हैं वो ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं, तो इन द फ्यूचर कम से कम लोग हों जो अ, जिनका ये बैक प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो इफ हाँ, देयर इज़ अ सर्वाइवल एडवांटेज देयर आई या थिंक टुडे ब्रीडिंग वो एडवांटेज। चीजें मेरे ख्याल से हो जाती हैं ऑफसेट द वे ह्यूमंस आर अफेक्टिंग देयर लाइव्स। वो तो हमें पता ही है। एक तो पहली बात ये है कि चूंकि लाइफ थोड़ी सी क्या चेंज हो गई है, एक तो एक्सटेंड क्या कहते हैं हो चुकी हुई है लाइफ, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये लोगों को प्रॉब्लम लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे आती है रादर देन एट यंग एज, बाय दैट टाइम अगर वो रिप्रोड्यूस कर चुके होते हैं, शायद इसी वजह से परसिस्ट कर रही है क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के बाद भी आ सकती है। हुँ, कई इसमें एंगल्स हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज की तारीख में अब तो यानी हिस्टोरिकली इस तरह के मसलों का जो किसी जमाने में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हुआ करता था, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स किया करते थे आज से 25 साल पहले तक भी, मेरे ख्याल से जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो यही था कि जी वो अगर बहुत ही काम खराब है जिसकी वजह से कि ये सारा मटेरियली ऊज आउट करके चला गया और उसने एक किस्म का पैरालाइज कर दिया लोअर पार्ट को, ऐसा भी हो जाता। हुँ, तो उस सूरत में वो उस डिस्क को निकाल देते थे और इन जो दो आपकी हैं वर्टेब्रा जिनके दरमियान से डिस्क निकली है, उनको आपस में फ्यूज करके कुछ स्क्रू लगा के, कोई टाइटेनियम स्क्रू लगा के उनको स्क्रू अप कर देते थे और वो फिर आपस में फ्यूज कर जाती थी। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्चर्ड बोन हो तो वो आपस में वो भी जुड़ जाती है। तो आप हुँ, ही की उसको थोड़ा स्क्रैप करके वो उसको फ्यूज कर देते थे। इसको स्पाइनल फ्यूजन कहा जाता था। मुझे नहीं पता किस वक़्त इसको किस हद तक एनकरेज किया जाता है, अभी भी हो सकता है कि इसको रिज़ॉर्ट किया जाता हो। हाउएवर आपके पास सिंथेटिक डिस्क और डिस्क रिप्लेसमेंट की सर्जरीज़ भी अब हो रही हैं और थोड़ी-सी अगर अब माइनर इश्यू हो और अर्ली कैच हो जाए तो वो थोड़ा-सा उसको अ, लेज़र असिस्टेड सर्जरी से जो ये एन्युलस बाहर प्रोट्रूड कर रहा होता है उस पार्ट को ग्राइंड कर देते हैं रादर देन कि उसको डिस्क को काटें या करें, तो उसको डिले हुँ, किया जा सकता है उसके ऑनसेट को। तो काफ़ी ज़्यादा और लोग बड़ी नॉर्मल लाइफ गुज़ारते हैं। उसके बाद लोग स्पाइनल फ्यूजन के बाद भी काफ़ी नॉर्मल लाइफ गुज़ार लेते थे, लेकिन उसकी रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा है और हुँ, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लंबी सर्जरी। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें फिर आपकी एवोल्यूशन के कोर्स के ऊपर तो फिर असरअंदाज होती है ना, लॉन्ग टर्म। जी। अगर इलाज निकल आए उन चीज़ों का, इंसान निकाले, तो वो फिर उस तरीके से वो पॉपुलेशन से उस तरीके से एलिमिनेट नहीं होंगी, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एन इलाज हो जानी थी। तो हुँ। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग कि ये एवोल्यूशन पे कैसे असरअंदाज करेगा फ्यूचर।